मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT डिजी स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज बात करने वाला हूं आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी विषय हिंदी पाठ जीवन रक्षक वृक्ष। इस कहानी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि जहां एक ओर हम आधुनिकता के होड़ में अपने पर्यावरण की अनदेखी कर रहे हैं, अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने आसपास के पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, परिणामतः प्रकृति प्रदत्त कई जीवन रक्षक पेड़ धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। दूसरी ओर बाजार की महंगी दवाओं पर हमारी कमाई का अधिकांश हिस्सा खर्च होता जा रहा है, जिसे हम बचाकर अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकते हैं। इस पाठ में पेड़ पौधों से संबंधित कुछ जानकारियों को साझा करने का प्रयास किया गया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं और आप जानते हैं यह पेड़ हमारे लिए जीवन रक्षक हैं। और सिर्फ कहने का जीवन रक्षक नहीं, यह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ छाया देते हैं, पेड़ लकड़ियाँ देते हैं, साथ ही साथ पेड़ हमारे बीमारी के भी दवा का इलाज करते हैं, दवा देते हैं, बीमारियों का इलाज करते हैं। पेड़ की कुछ पत्तियाँ, जड़, छाल, जिनका उपयोग, जड़ी बूटी का उपयोग दवा के निर्माण में किया जाता है और हमारी बीमारी के अचूक दवा का निर्माण इन पेड़ पौधों के माध्यम से होता है। आधुनिकता की होड़ में अब हम एलोपैथ की दवा, जो टैबलेट और सिरप जो खाते हैं पीते हैं, यह कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। थोड़े समय के लिए तो लगता है कि हम बीमारी से निजात पा गए, लेकिन सामान्य रूप से एलोपैथ की दवा खाते खाते शरीर असक्षम हो रहा है और एक बीमारी ठीक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट जिसको कहते हैं, वह बीमार शरीर को कमज़ोर कर रहा होता है। हमारे पुराने समय में पेड़ों से बीमारी के अचूक इलाज निकाले जाते थे, जिसमें जड़ी बूटी, पेड़ के छाल, पेड़ की पत्तियां का उपयोग कर अच्छी दवाइयां बनती थी और उससे हम निरोग होते थे और हमें कई बीमारियों का अचूक इलाज भी मिलता था। आपके आसपास कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिन्हें आप देखते हैं, लेकिन उनका उपयोग हम किस तरह से करें, वह कितना हमारे लिए जीवन रक्षक वृक्ष के रूप में हैं, यह बात जानकारी हम सबों को नहीं हो पाती है। लेकिन आवश्यकता है कि इन चीज़ों का प्रचार प्रसार करें और अधिकाधिक इन वृक्षों को सुरक्षित रखें और इनके लाभ हम मानव को मिले, इसका प्रयास किया जाना चाहिए। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ पेड़ उपलब्ध हैं, उन पेड़ों में किस तरह का पेड़ हैं और उनका उपयोग हम किन बीमारियों में किस तरह से करते हैं। पाठ जीवन रक्षक वृक्ष। वर्ग शिक्षक कह रहे थे, जहाँ समस्याएं होती हैं वहीं आसपास उन समस्याओं का समाधान भी होता है। रमेश बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था। उसके मन में यह बात घर कर गई। छुट्टी के बाद भी वह सोच रहा था, बीमारियां अपने आप में समस्याएं होती हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जहां जो बीमारियां अधिक होती हों, उसी परिवेश में कहीं न कहीं उनकी दवाइयां भी हों? यदि यह सच है तो प्रकृति ने कितना न्याय किया है हम सबके साथ। विचारों में मग्न वह कब घर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रमेश कक्षा में अपने शिक्षक से सुना। शिक्षक ने कहा कि जहां समस्याएं होती हैं वहीं आसपास उन समस्याओं का समाधान भी होता है। जब घर लौट रहा था तो उसके मन में बातें आई कि बीमारियां हमारे आसपास हैं, तो क्या इन बीमारियों के इलाज भी हमारे आसपास हैं? यह सोचते हुए घर लौट रहा था और यदि ऐसा है तो उसके मन में आया
कि कितना प्रकृति न्याय करती है हम सबके साथ। यदि बीमारी हमारे आसपास है और उसके इलाज भी आसपास मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। घर पहुंचकर रमेश ने अपना बस्ता यथास्थान रखा, यूनिफॉर्म बदला और माँ को पुकारा, माँ मैं आ गया हूँ और कुछ नाश्ता वास्ता दो। घर पहुँचता है यह सोचते सोचते और घर पहुंचकर अपना बैग बस्ता रख देता है, स्कूल का ड्रेस भी बदल देता है और माँ को कहता है कि कुछ नाश्ता है खाने को तो दो। जोरों की भूख लगी है। माँ ने कहा, हाँ हाँ आती हूँ बेटे, आज नाश्ते के लिए मैंने कुछ बनाया तो नहीं पर पेड़ से आम तोड़ लाई हूँ, बहुत मीठे हैं, लो। यह कहते हुए उसने रमेश को आम खाने को दिए। वाह कितने मीठे आम हैं, उसने कहा और फिर विचार मग्न हो गया। क्योंकि आते समय शिक्षक की बात दिमाग में चल रही थी। शिक्षक ने कहा था ना कि जहाँ समस्याएं होती हैं उसका समाधान भी उसी के आसपास उसी परिवेश में उपलब्ध होता है। तो उसके मन में यही बातें आई थी कि हमारे आसपास बीमारी है, बहुत तकलीफ़ें हैं, क्या इसका इलाज भी हमारे आसपास है। और जब माँ नाश्ते में आम खाने को दिए तब उससे फिर से वह विचार मग्न हो जाता है, कल्पना में खो जाता है। प्रकृति की अजब गजब रचनाएं हैं। आम खाकर जो स्वाद और संतुष्टि मिली वह तो बने बनाए व्यंजन से कभी नहीं मिली थी। उसने माँ से कहा, माँ आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करती हैं, मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती आप। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे आपके व्यंजन से कहीं अधिक स्वादिष्ट आम, जामुन, बेर आदि फल लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों। माँ ने कहा, हाँ बेटे यह सच है, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकृति ने इन्हें बनाया है और वह हम सबकी माँ है। रमेश अपनी माँ से कहता है कि माँ आप मेरी माँ हैं और मुझे बहुत प्यार करती हैं, मेरे लिए बहुत प्यारा प्यारा व्यंजन बना कर देती हैं, लेकिन जो ये आम खाने के बाद, जो फल खाने के बाद, जामुन, बेर, आम, जो दिल को संतुष्टि मिलती है, आत्मा को संतुष्टि मिलती है, आखिर घर के बने व्यंजन में ऐसा क्यों नहीं। तब माँ समझाती है कि बेटा आप सच कह रहे हो, क्योंकि आम, फल, जामुन, बेर जो भी फल हैं इसे तो प्रकृति ने बनाया है ना, और प्रकृति हम सबकी माँ है, इसलिए इतना सुस्वादिष्ट फल होते हैं। प्रकृति की ये रचना है, कितनी अजब हैं, कितनी प्यारी हैं। आगे देखिए, और हाँ प्रकृति प्रदत्त एक खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट तो होते ही हैं, साथ ही ये हमारी जीवन शक्ति को भी बढ़ाते हैं। जिस प्रकार मैं तुम्हारे लिए सुख सुविधाएं जुटाने में व्यस्त रहती हूँ, ठीक उसी प्रकार प्रकृति देवी हम सबके लिए इन पेड़ पौधों को जुटाती है। मानो इनके विभिन्न अंगों यथा जड़, तना, छाल, पत्ते, फूल, फल और बीजों का प्रयोग अपने विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में करता है। माँ भी बताती हैं कि प्रकृति हमारी माँ सरीखे हैं और जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं उसी तरह से यह प्रकृति भी इस पेड़ों के माध्यम से हमारा ख्याल रखती हैं। इन पेड़ों के जड़, तना, छाल, पत्ते, फूल, फल और बीजों के प्रयोग कर हम अपनी ज़रूरतों की, आवश्यकताओं की पूरा करते हैं। रमेश ने चहकते हुए कहा, हाँ माँ हमने भी पढ़ा है कि ये पेड़ पौधे हमें भोजन, शुद्ध हवा, छाया तथा फल देते हैं। रमेश भी कहता है कि हमने भी पढ़ाई करी है, कक्षा में बताया गया है कि ये पेड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक है, हमें भोजन देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं। माँ ने कहा, हाँ बेटा ये तो है ही, मुझे ठीक से नहीं पता पर इतना जानती हूँ कि इन पेड़ों के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। इनमें से कुछ पेड़ों के जड़, छाल, पत्ते, फूल, फल या बीज का प्रयोग कई बीमारियों की दवा के रूप में किया जा सकता है। पहले लोग बखूबी से जानते थे और प्रयोग भी करते थे। उस समय चिकित्सा की पद्धति अधिक प्रचलित थी, जिसे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के नाम से जाना जाता था। आज भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई होती है। यदि इनके बारे में वास्तविक जानकारी हो तो हमें दवा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। माँ बताती हैं कि बेटा मैं तो बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने जो सुना है, जो बातें प्रचलित है, इन पेड़ों के माध्यम से, इनके छाल, पत्ते, फूल, फल और बीजों के द्वारा बहुत सारी बीमारियों के लिए दवा बनाई जाती है और जिसको आयुर्वेदिक चिकित्सा
पद्धति कहते हैं। और पहले बहुत इसका प्रचार प्रसार था, लेकिन अब आधुनिक समय में एलोपैथ पद्धति का प्रचार प्रसार है। लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही सुरक्षित था। आज भी विश्वविद्यालय में, कई विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई होती है, और यदि इसकी सही जानकारी हो तो दवा के लिए कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी तरह से हमें साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, दवा खाने का दुष्परिणाम भी नहीं होगा। रमेश ने उत्साहित होते हुए पूछा, माँ, यह भी तो हो सकता है कि लोगों को इनके सभी गुणों की जानकारी न होने के कारण ही वे अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन जीवन रक्षक पेड़ों को काट देते हों। माँ से प्रश्न करता है और रमेश के मन में आता है कि चूंकि लोगों को जानकारी नहीं है और छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे कोई जीवन रक्षक वृक्ष है और उसको लकड़ी जलावन के लिए कोई काट देता है, पत्ती के लिए काट देता है, कुछ फर्नीचर के लिए काट देता है, तो वह गलत है, क्योंकि उन वृक्ष से हमारी चिकित्सा पद्धति में, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के द्वारा दवा का निर्माण होता है और एक पेड़ कितनी मानव जीवन को सुरक्षित कर सकता है। इसलिए ऐसे पेड़ों को हमें सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। माँ कहती है, हाँ संभव है। माँ ने कहा, तब तो हमें चाहिए कि इनके बारे में हम खुद भी जानें और दूसरे को भी बताएं, ताकि इनकी कटाई न हो और लोग छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए भटकने से बचें। तो रमेश कहता है कि आवश्यकता क्या है, इन पेड़ों के गुणों के बारे में लोगों को बताएं और अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए इन पेड़ों को लोग न काटें और इसको बचाएं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि इनकी जड़ से, बीज से, फूल पत्ती से दवा बनेगी और बीमारियों में इलाज के काम आएंगे। तो लोगों को जितना परेशान होना पड़ता है, भटकना पड़ता है, उससे लोग बच जाएंगे। हाँ हाँ, माँ ने कहा, बेटे मैं तो चाहती हूँ कि तुम आयुर्वेद की पक्की शिक्षा लो और लोगों का कल्याण करो, जिसमें ये पेड़ पौधे तुम्हारे सहयोगी हों। मैं तो अभी भी कुछ बातें जानना चाहती हूँ, पर मुझे बताएगा कौन? रमेश ने पूछा। तो माँ कहती है कि बेटा मैं चाहती हूँ कि यह बात, पेड़ों की खूबियाँ, पेड़ों के औषधीय गुण के बारे में लोगों को बताया जाए, और इसके लिए माँ कहती है कि तुम इसी से संबंधित शिक्षा लो और कल्याण की बात लोगों को बताओ। रमेश कहता है कि मैं तो जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बताएगा कौन? माँ ने कहा, मेरे प्यारे, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह। इसका मतलब यदि आपकी इच्छा हो गई, बस वहीं से रास्ता निकल जाता है। आपको केवल मन में इच्छा होनी चाहिए, रास्ता मिल जाता है। तुम अपने कृष्णकांत अंकल से इसके बारे में जान सकते हो, उन्होंने इस विषय में पढ़ाई भी की है। हाँ माँ, तुमने सही कहा। मैं उनसे इधर उधर की बातें न करके अब रोज इन पेड़ों के औषधीय गुणों के बारे में बातचीत करूंगा। तो जब रमेश ने कहा कि मुझे बताएगा कौन, तो माँ याद कराती है, आपके जो कृष्णकांत अंकल हैं वह इसी की पढ़ाई किए हैं और वे आपको बता देंगे। तब रमेश भी कहता है कि हाँ माँ, अब इधर उधर की बातें न करके पेड़ के औषधीय गुण के बारे में ही हम अपने कृष्णकांत अंकल से बात करेंगे। शाम को अंकल के घर पहुंचते ही रमेश उनके पास गया। कहा, अंकल, माँ कहती है कि आपने आयुर्वेद की पढ़ाई की है, क्या वाकई? उन्होंने प्यार से रमेश के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटे, तुम्हारी माँ सही कहती है, मैंने विश्वविद्यालय से आयुर्वेद की शिक्षा पाई है। रमेश ने चहकते हुए पूछा, अंकल, तब तो आप पेड़ पौधे के बारे में विशेष बातें बता सकते हैं। अच्छा अंकल, हमारे गुरुजी कह रहे थे कि समस्याएं जहां हों वहीं आसपास उनका समाधान भी होता है। दूसरी तरफ माँ कहती है कि बीमारियों की अधिकतर दवाइयाँ पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों से बनती है। मैं सोच रहा हूँ, क्या हमारे यहाँ होने वाली बीमारियों का इलाज हमारे आसपास के पेड़ पौधे से संभव है? रमेश अपने मन की जिज्ञासा अंकल से साझा करता है और कहता है कि हमारे गुरुजी ने कहा, जहाँ समस्याएं हैं वहीं उसका समाधान भी है। माँ भी कह रही है कि इन वृक्षों के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों का इलाज संभव है, और इसी बात को लेकर अंकल से जानने का वह इच्छुक हो जाता है। उसके बाद अंकल इत्मीनान से कुर्सी पर बैठते हुए बोले, हाँ बेटे, तुम एकदम सही कह रहे हो। बेटा, एक कहावत है, बचाव निदान से बेहतर होता है। मतलब यह हुआ कि दवा द्वारा बीमारी ठीक करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है बीमार नहीं होना।
और बीमार नहीं होना बहुत हद तक आहार व्यवहार पर निर्भर करता है। जानते हो, इन पेड़ पौधों में से कुछ हमारी रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमें बीमार होने से बचाने की क्षमता रखते हैं, जबकि कुछ बीमारी को ठीक करने की। बेटे, हमारे राज्य में बहुतायत से मिलने वाले इन औषधीय पेड़ों को ही देखो ना। और अंकल एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि निदान मतलब उपाय, यानी हम बीमार ही न पड़ें। ऐसी स्थिति कैसे आएगी? जब हमारा खान पान, आहार और व्यवहार अच्छा होगा, सुरक्षित होगा। अंकल ने कहा कि बचाव निदान से बेहतर होता है। जब हम बीमार हों उसका निदान खोजें, उससे बेहतर है कि हम बीमार ही ना हों। और यह तब संभव होगा जब हमारे खान पान, आचार व्यवहार अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। इसी को लेकर अंकल आगे साझा करते हैं। अपने राज्य में बहुत मिलने वाले कुछ औषधीय पेड़ों को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब परिचय करते हैं हमारे आसपास बहुतायत मात्रा में मिलने वाले कुछ औषधीय वृक्षों को लेकर। चलिए, सबसे पहले बात मैं करूंगा करंज। करंज एक ऐसा पेड़ है जिसके हर भाग में औषधीय गुण पाए जाते हैं। गांवों में सुबह की शुरुआत करंज के दांतों से होती है, जिसका संबंध दांतों की मजबूती एवं मुंह की स्वच्छता से है। करंज का पत्ता त्वचा को निरोग रखता है। करंज के पत्ते को पानी में उबालकर स्नान करने से खुजली से छुटकारा मिलती है। यही कारण है कि यहाँ करंज का साबुन भी बनता है। करंज के फूल से मिलने वाला शहद उत्कृष्ट श्रेणी का होता है। इसके फूल से बने खाद खेती के लिए उपयोगी होते हैं। करंज की पत्ती और लकड़ी का धुआं मच्छरों को दूर भगाता है। मच्छरों से बचने के लिए करंज के बीज का तेल शरीर पर लगाया जाता है। आप करंज के वृक्ष से वाकिफ हैं, लेकिन इनके इतने सारे फायदे, इस पर हम सबों ने कभी बैठकर विचार नहीं किया, जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब आपको पाठ पढ़ने के क्रम में जब मालूम हुआ, तो अब आप अपने बड़ों बुजुर्गों से बात करें तो वे भी पुरानी स्मरण कर पाएंगे और आपको बताएंगे कि करंज का पौधा, वृक्ष कितना उपयोगी है। चाहे वह उसकी पत्ती की बात कीजिए, बीज की बात कीजिए, किसी भी लकड़ी की बात कीजिए, उसका हर एक भाग हमारे औषधि के रूप में हम प्रयोग में ला सकते हैं। आप मच्छर को भगाने के लिए आपने जाना कि करंज की पत्ती और लकड़ी का धुआं बहुत ही कारगर है। आप जानते हैं कि मच्छरों के होने के कारण हमें मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं, और इससे बचने का सबसे कारगर और आसान तरीका है कि करंज की पत्ती और लकड़ी का धुआं हम जलाएं और मच्छर भाग जाएंगे, मच्छर खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से इसकी खाद के रूप में फूल से बने खाद खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। शरीर में खुजली है और अन्य चर्म रोग है तो इसके तेल की मालिश करने से वह समाप्त हो जाता है। अब आइए एक दूसरा वृक्ष की बात करते हैं, सहजन, जिसको हम लोग मुनगा कहते हैं। आयुर्वेद में सहजन का बहुत गुणगान किया गया है। सहजन का फूल पेट और कफ जनित रोगों में तथा इसकी फली बात और उदर शूल में लाभकारी है। इसकी पत्तियां नेत्र रोग, मोच, साइटिका, गठिया आदि तथा इसकी छाल का सेवन साइटिका, गठिया, लीवर आदि रोगों में फायदेमंद होता है। इसकी फली, हरी और सूखी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सहजन में दूध की तुलना में 4 गुना कैल्शियम और 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है। अंकल ने क्या बताया कि जो सहजन है, जो मुनगा है, जिसको हम लोग सब्जी के रूप में भी प्रयोग में करते हैं, कितना सुंदर और कितना महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष के रूप में है। हम यदि इस पाठ को अगर ना पढ़ें तो शायद बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन चीज़ों को लेकर आप अपने घरों में चर्चा करिए। आपने देखा कि सहजन का जो खूबी है कि जब पेट और कफ जनित रोग, सहजन का फूल जो है पेट और कफ जनित रोगों में, इसकी फली और उदरसूल बोलते हैं, पेट का जो दर्द है उसमें लाभकारी है। इसकी पत्तियां से आपको पता चला आँखों की बीमारी में, मोच, आप चलते हैं और किसी तरह से पैर मुड़ जाता है,
कहीं हाथ में मोच हो जाता है उसके लिए, साइटिका यह बीमारी के चलते लोग सही ढंग से खड़े नहीं हो पाते हैं, बहुत दर्द होता है, गठिया गांठ पड़ जाता है नसों में। इन चीज़ों के इलाज में सहजन का छाल बहुत ही फायदेमंद है। और साथ में आपने क्या देखा कि इसकी सूखी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, किसी भी एक टैबलेट में इतनी चीज़ें का होना संभव नहीं है। लेकिन हमारा जो सहजन का जो फली है, हरी और सूखी पत्ती हैं, उसमें इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध है। और यदि इन चीज़ों का हम सेवन करते हैं तो इतनी चीज़ों का कमी हमारे शरीर में नहीं होगा, तो निश्चय ही हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अब बात करते हैं बेल वृक्ष को लेकर। बेल की जब बात जैसे ही मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, आपको भी याद होगा, बेल के हम लोग शरबत बनाकर पीते हैं गर्मी के दिनों में। बहुत ही इसका बेल पेट के लिए, कब्जियत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बेल का शरबत ठंडक देता है। बेल वृक्ष एक महत्वपूर्ण पेड़ है। बेल फल बेहद पौष्टिक और कई बीमारियों की अचूक औषधि है। बेल के नियमित सेवन से कब्ज जड़ से समाप्त हो जाता है। गर्मियों से इसके सेवन से लू की समस्या नहीं रहती। बेल की पत्तियों के उपयोग से डायबिटीज की बीमारी में राहत मिलती है। रक्ताल्पता में पके हुए सूखे बेल की गिरी के चूर्ण का उपयोग होता है। गर्म दूध में मिश्री के साथ 1 चम्मच पाउडर प्रतिदिन लेने से शरीर में नए रक्त का निर्माण होता है। दस्त की स्थिति में कच्चे बेल को आग में भूनकर उसका गुदा खिलाना लाभकारी होता है, लाभदायक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, बेल कितना लाभदायक है, कितना औषधि युक्त है, और इसका उपयोग यदि हम करते हैं तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। कब्जियत यानी जब किसी का पेट साफ नहीं होता है, खाना अच्छा से डाइजेस्ट नहीं होता है, नहीं पचता है, तब बेल का शरबत बहुत ही फायदेमंद होता है। गर्मी के दिनों में शीतलता प्रदान करता है। और साथ ही साथ इसका अन्य कई बीमारियों में, जिस किसी को खून की कमी हो, रक्ताल्पता, खून की कमी होती है, तो इसके पके हुए सूखे बेल का जो गिरी है, चूर्ण है, उसको सुखाकर पाउडर बना देते हैं। गर्म दूध में मिश्री के साथ लेने से फ़ायदा होता है। उसी तरह से आपने देखा कि बेल का उपयोग हम अन्य बीमारियों के लिए भी करते हैं, और बेल का नियमित सेवन से हम स्वस्थ रहते हैं, हमारे पेट साफ रहता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। अब आइए पीपल का वृक्ष, उसमें आपने देखा होगा कि आपके गांव के लोग उसमें पानी डालने जाते हैं, उसको एक देव स्वरूप मानते हैं। कारण क्या है? क्योंकि यह बहुत ही ऑक्सीजन, पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। सामान्यतः आपने विज्ञान में पढ़ाई की होगी कि वृक्ष दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड उनके आसपास होता है। तो पीपल को लेकर चर्चा करते हैं। पीपल एक औषधीय वृक्ष, गुणों का खान है। पीपल का पेड़ भी औषधीय गुणों का खजाना है। यह पेड़ हमारे लिए 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल का हर भाग चिकित्सा के काम आता है। पीपल की पत्तियों का उपयोग जुकाम, खांसी और दमा में होता है। यानी इसकी पत्ती का उपयोग आप जुकाम, किसी को सर्दी है, खांसी है, दमा है, तब इसका हम उपयोग करते हैं। पीपल की टहनी दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है। पत्तों का रस या दूध लगाने से फटी एड़ियाँ ठीक होती है। फोड़े, फुंसी, घाव और जलने से हुए घाव में इसके छाल को पीस कर लगाने से फायदा होता है। नए पत्तों का उपयोग पीलिया रोग, जिसको आप जॉन्डिस कहते हैं, को ठीक करने में किया जाता है। हकलाहट दूर करने के लिए इसके पके फलों का उपयोग लाभकारी माना जाता है। और इसीलिए पीपल का वृक्ष हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? इसकी सारी चीज़ें, पत्ती, छाल, बीज, हमारे जीवन को पोषक देते हैं। आपने देखा कि इसके रस या दूध लगाने से फटी एड़ी, जो हमारे गाँव में हमारे लोगों के एड़ी फट जाती हैं, उनको एड़ी में लगाने के बाद वह ठीक होता है। छाल को पीस कर लगाने से फ़ायदा होता है। इसके नए पत्ते, जो नए नए कोपल निकलते हैं, किसी को जॉन्डिस हुआ है, उसमें उपयोग में किया जाता है। हकलाहट, कोई तोतलाता है, बोलने में दिक्कत होती है, इसके पके फलों का उपयोग उसमें लाभकारी होता है। इसके सबसे जो फायदे की बात हुई, 24 घंटे ऑक्सीजन देना, पीपल का वृक्ष इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में
बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अतः पीपल के वृक्ष को अधिकाधिक लगाएं, सुरक्षित करें और इन वृक्षों को कभी काटें नहीं। यह ध्यान हम सभी मानव को रखना होगा और यह हमारे हित में है, मानवीय हित में है। आगे देखिए, अमलतास। अमलतास पीले फूलों वाला एक अत्यंत सुंदर वृक्ष है। आयुर्वेद के अनुसार इसके सभी भागों में औषधीय गुण हैं। पत्तों में कफ दूर करने का गुण है। इसके फूल, फली और गूदा कफ, पीठ तथा वायुनाशक होते हैं। अमलतास के पंचांग, पत्ता, पुष्प, छाल, जड़, तना, चूंकि ये 5 हैं इसलिए इनको पंचांग के नाम से जाना जाता है। पत्ता, पुष्प, छाल, जड़, तना का उपयोग चर्म रोगों में किया जाता है। मुंह के छालों और कफ के कारण गले में होने वाले टॉन्सिल में भी इसका उपयोग होता है। इसे झारखंड में कहीं बंदर लोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अमलतास के बारे में आपने जाना कि इसके 5 जो चीज़ें हैं, पत्ता है, पुष्प है, छाल है, जड़ है, तना है, इन सभी का उपयोग चर्म रोग यानी चमड़ी में किसी तरह का इन्फेक्शन है, चर्म रोग हुआ है तो उसके इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। मुंह में छाला पड़ गया हो, कफ हो यानी आपके पास खांसी कफ जम गया हो गले में, टॉन्सिल जो गले के अंदर जो टॉन्सिल होता है आपको निगलने में दिक्कत हो रहा होता है, तो उस चीज़ों में इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। यह आयुर्वेद के अनुसार सभी भाग इसके औषधीय गुण युक्त हैं। अतः इस पौधे का भी, इस वृक्ष का भी काफ़ी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार अगर अन्य वृक्षों की भी बात करें, नीम, बरगद, अर्जुन जिसको कहुआ कहते हैं, इंद्रजौ, कोरोइया, इमली, बबूल, आंवला, हरे, बहेरा आदि पेड़ औषधीय गुणों की खान है। शिक्षक द्वारा कक्षा में कही गई बातों को रमेश अब पूरी तरह समझ चुका था। कृष्णकांत अंकल ने उसकी जिज्ञासा शांत कर दी थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ वृक्षों की ही चर्चा की गई है, जबकि सच बात है कि हमारे भारतीय परिवेश में जो भी वृक्ष हैं कहीं ना कहीं औषधि युक्त खूबी रखते हैं। उन वृक्षों का उपयोग हम स्वयं को निरोग रखने में, स्वस्थ रखने में कर सकते हैं। इन वृक्षों का फायदा सीधे सीधे तो हमें मिलता भी है, लेकिन साथ में अन्य फायदे भी हैं जिनको हमें जानने की ज़रूरत है और इन वृक्षों को सुरक्षा और संरक्षित करने की ज़रूरत है। मगर इन सब बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह का इलाज करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, वरना नुकसान भी हो सकता है, अंकल ने हंसते हुए कहा। अंत में इन वृक्षों से परिचय कराते हुए रमेश को अंकल कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बस सामान्य रूप से हमने जाना और उन चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसके लिए आयुर्वेद की जो शिक्षा जिन्होंने ली है उनसे बात करनी चाहिए। उनके सलाह के आधार पर इन वृक्षों के फल, फूल, पत्ती, छाल, बीज आदि का उपयोग कर हम स्वयं को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम अपने आसपास परिवेश के पेड़ों की खूबियों के बारे में जान पाए और जान पाए कि ये पेड़ हमारे लिए जीवन रक्षक है, औषधीय गुण युक्त है। इसे हमें अधिकाधिक मात्रा में आसपास लगाना चाहिए, इसे सुरक्षित करना चाहिए और इसे काटने से बचना चाहिए। मैं आपसे पुनः मिलूंगा इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक इन वृक्षों को लेकर के अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ साझा करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या बड़े बुजुर्ग इन चीज़ों को लेकर और क्या जानते हैं और आपको क्या बता सकते हैं। साथ ही साथ आपने पाठ में जो पढ़ा इन बातों को भी आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ साझा करें। अपना ख्याल रखेंगे और पेड़ की खूबियों के बारे में जानने की इच्छा आपस में मित्रों के साथ साझा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।